तो नेक्स्ट चैप्टर इज मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, या फिर हम इसको मोशन इन 2D भी कहते हैं। 2D यहाँ पे हम 2 डायमेंशंस को लेकर के चलेंगे, 3 डायमेंशन नहीं है। हमारे सिलेबस में 1 डायमेंशन है और 2 डायमेंशन है। तो 1 डायमेंशन मोशन हम कर चुके हैं। 2 डायमेंशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जैसे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो उसकी सिर्फ हाइट वेरी करती है ना, इधर उधर तो नहीं जाएगा वो ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर तुमने वही ऑब्जेक्ट थोड़ा सा एंगल बना के इधर फेंक दिया तो वो ऑब्जेक्ट हाइट भी गेन करेगा और डिस्टेंस भी गेन करेगा। दोनों बातों में डिफरेंस समझ आ रहा है? एक तुमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, तो उसका सिर्फ वाई एक्सिस के अंदर, एक ही एक्सिस के अंदर उसका मोशन हुआ। लेकिन अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल बना करके फेंक दोगे तो उसका एक्स एक्सिस में भी मोशन होता है और वाई एक्सिस के अंदर भी मोशन होता है। इसी को हम 2D कहते हैं। बात समझ आ रही है? जब किसी मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपको 2 डायमेंशंस की जरूरत पड़े, दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड जेड एक्सिस, व्हाटएवर द एक्सिस यू टेक, बट कम से कम 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी ही, देन वी कॉल इट 2D मोशन या मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन अ प्लेन, व्हाटएवर यू से। लेकिन जब भी 2 डायमेंशन की जरूरत है, एक्स और वाई दो की जरूरत पड़ रही है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? मोशन इन 2 डायमेंशन बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस किया हुआ वेक्टर, लेकिन क्योंकि हम वेक्टर पहले कर चुके हैं तो हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ज्यादा टॉपिक्स इसके अंदर नहीं है, क्या क्या टॉपिक्स हैं हम एक बार उसको देख लेते हैं। ओके, तो मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर टॉपिक्स क्या क्या है? एक तो एनसीईआरटी में जो किया हुआ है उन्होंने वेक्टर्स इंक्लूड किया हुआ है। इसमें वेक्टर्स, वेक्टर का पूरा वो रिप्रेजेंटेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो सब हम कर चुके हैं। तो दैट इज डन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कुछ हमारे मोशन इन 2 डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स फॉर 2D मोशन। तो इसमें मैं आज सीधे यहीं से न्यूमेरिकल्स इन 2D मोशन स्टार्ट करूंगा, बड़े आराम से होते हैं, सिंपल सा कुछ बेसिक फंडे हैं। उसके बाद एक हमारा इसके अंदर आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन ना मैं तुमको अलग से नहीं कराऊंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वाले क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन करते करते प्रोजेक्टाइल मोशन अपने आप कवर अप हो जाएगा। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन किए थे ये सब प्रोजेक्टाइल के थे, तो बड़े आराम से समझ में आता है। इसको सेपरेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। हालांकि आफ्टर दैट वी विल डू सम डेरिवेशंस ऑफ दिस। प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ डेरिवेशन होती है। क्या क्या डेरिवेशन होती है? पहली बात तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है वो समझ लो। प्रोजेक्टाइल मोशन इज सिंपली कि एक कोई क्रिकेट प्लेयर है, ये बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहा है विराट कोहली, इसने बॉल फेंकी और बॉल जाकर के किसके किसके हाथ में पहुंची? MS धोनी जो विकेट के पीछे कीपिंग कर रहा था। ठीक है, तो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब ऐसे ऊपर फेंका, मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे आता है। ये इस तरह का मोशन जो लोग बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे सबने किया होगा। इस तरह के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले हमको डिराइव करने होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले? एक तो हमको डिराइव करनी होती है इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री समझते हो क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ व्हिच इज फॉलोड। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन डिराइव करनी होती है, वो करेंगे। इक्वेशन भी बेसिकली वो क्या बताती है? किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट देखूं तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे ना। एट एनी पॉइंट देयर विल बी सम एक्स कोऑर्डिनेट सम वाई कोऑर्डिनेट। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच के रिलेशन को ही हम इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अंडरस्टूड? भाई एक्स एक्सिस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वाई पर कहां पर होगा? इस रिलेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। राइट? आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वी हैव फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट कि कितनी मैक्सिमम हाइट इसने गेन करी। आफ्टर दैट वी हैव फॉर्मूला फॉर रेंज। रेंज मतलब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दिस इज कॉल्ड रेंज। आफ्टर दैट वी हैव टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितने टाइम तक वो ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन करना है। आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक रेंज क्या है? एंड योर चैप्टर इज ओवर। बहुत ही छोटा और बढ़िया चैप्टर है सर्कुलर मोशन। ओके, रेंज क्या है? दिस इज योर चैप्टर। देखो जरा एनसीईआरटी देख लो एक बार, क्या क्या टॉपिक्स हम कर चुके हैं इसमें। लुक एट दिस। तो ये कुछ इसको जनरल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद स्केलर्स एंड वेक्टर्स वी हैव डन।
ये वेक्टर के मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, और ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, दिस वी हैव डन। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काफी अच्छे से किया है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर इक्वल कब होते हैं, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल मेथड, ये सब वही ये ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ की बात है। ट्राइंगल लॉ वगैरह कर चुके हैं। आफ्टर दैट ये सब ट्राइंगल लॉ के एग्जांपल्स हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बताया था कि p अगर इधर है तो माइनस b करके और उसको फिर ऐड कर देते हैं तो a माइनस b हो जाता है। ये वही चीजें समझाई हुई हैं, देख लेना एक बार इसको, बड़े आराम समझ में आ जाएगा। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये रेजोल्यूशन क्या है, बेसिकली ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है कि हम एक पर्टिकुलर वेक्टर को कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, ये वही चीज है और कुछ नहीं है। दिस वी हैव डन। ये रेन वाले क्वेश्चन हमने किए थे जब हम रिजल्टेंट और रिलेटिव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर रहे थे, तब रेन वाले क्वेश्चंस वी हैव डन। सात्विक और अमनदीप तुम लोगों ने नहीं किए हैं तो तुम्हारा मैं आज कराऊंगा 6:45 वाली क्लास में, ओके, तो उसमें कवर अप हो जाएगा। आज हमारा रिजल्टेंट ही कराना है। तो दिस ये आई जे के वाला सब रिप्रेजेंटेशन दिस वी हैव डन कि आई कैप जे कैप के कैप इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, ये हम कर चुके हैं। एक एक्स कंपोनेंट ए cos थीटा, वाई कंपोनेंट ए sin थीटा, ऑल ऑफ देम आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। और यहाँ पर तुम देख सकते हो ये पैरेललोग्राम लॉ की डेरिवेशन है, यहाँ पर हम r = √a² + b² + 2ab cos थीटा निकालते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर वाले टॉपिक में, यू कैन अटेंड एट 6:45, मुझे ग्रुप में सेंड कर देना कि सर मैं ऐड कर लो, ओके। तो ये सब हम कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने क्लास में ही करा दिया था, इफ यू रिमेम्बर। एंड आफ्टर दैट यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक मोशन इन अ प्लेन, यहाँ से, ओके। Position vector and displacement and all these things up, we are starting from here, okay। इससे पहले का you can take a screenshot of this। इस 4.6 से पहले का आपको खुद से एक बार रीड कर लेना है। if you face any difficulty 4.7 से पहले if you face any difficulty you can ask, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बता देना, मैं करवा दूंगा अगर कोई डिफिकल्टी इसमें आती है तो, बट इससे पहले खुद कर लोगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और पढ़ के ट्राई करना। कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मोशन ऑफ प्लेन, क्योंकि इससे पहले का हम ऑलरेडी कर चुके, ओके। यस सर। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताना। हो गया? ले लिया। राइट, तो हम इससे आगे का फिर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो तो साफ किसी नहीं का आ रही है, ग्रुप पे मैसेज आया है सब, मैसेज आया किसी का कॉल नहीं रिसीव हुई इसको। नहीं तो मैसेज तो नहीं दिख रहा है। तो करना वो बस सर ने आईडी भेजी थी, वो आया था। अच्छा वो मैंने डाला, वो डाला हुआ लिंक। ओके, हाँ जी। तो क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से लिखना। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, an object is thrown, an object is thrown with a velocity 10 meter per second, an object is thrown with a velocity 10 meter per second, with a velocity 10 meter per second, 10 meter per second, at an angle of 60 degree, at an angle of 60 degree, 60 नहीं 30 करना, at an angle of 30 degree with the horizontal,
at an angle of 30 degree with the horizontal, 30 degree with the horizontal. After some time, the object comes at rest. The object comes at rest after attaining a maximum height. Object comes at rest after attaining a maximum height. After attaining a maximum height. Okay? After attaining a maximum height. Full stop. Sir, अब क्या चीजें find out after करनी some है? time के बाद बता दो. The object comes after some time. The object comes at rest after attaining a maximum height. किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका 10 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है. तो तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द, मतलब आफ्टर सम टाइम इट विल ऐसे ऐसे कुछ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के एक पर्टिकुलर टाइम पर ये रेस्ट पर आ जाएगा. इट विल कम टू, सॉरी कम टू रेस्ट नहीं, रेस्ट पर तो नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रहेगी. वेट कम्स टू रेस्ट मत करना, इसमें तो आफ्टर सम टाइम इट रीचेस एट अ मैक्सिमम हाइट. रेस्ट मत करना. आफ्टर सम टाइम इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट. इट रीचेस ए मैक्सिमम हाइट. वर्ड्स रेस्ट पर मत करना, रेस्ट पर नहीं आएगा. ठीक है, रीचेस अ मैक्सिमम हाइट. फुल स्टॉप. अब क्या क्या चीजें निकालनी है वो लिख लो. फर्स्ट पॉइंट, after some time it reaches the maximum height, बस उतना कर देना, आगे काट देना. first point, what are the horizontal and vertical components of, what are the horizontal and vertical components, what are the horizontal and vertical components of the object, what are the horizontal and vertical components of the velocity of the object, horizontal and vertical components of the velocity of object. ये पहला point है. second point फर्स्ट पॉइंट एक बार रिपीट कर दो. first point है what are the horizontal and vertical components of the velocity of the object. What are the horizontal and vertical components of the velocity of the object, ठीक है, velocity of the object. Second point, how much time does it take the object to attain maximum height. maximum height तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. time does it take to attain the maximum height. second, third point, calculate the value of maximum height attained by the object. Calculate the value of maximum height attained by the object. And last point, what is the horizontal displacement of the particle during this time period? What is the horizontal displacement of the particle during this time period? Is that clear, everyone? हाँ, क्या बोल रहे हो? Horizontal displacement. Horizontal displacement during this time period. Is that clear, everyone? यस. So first है तो 5√3 horizontal और vertical 5. Just a minute. देखो, अब ये जो है इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं. एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम पूरा जितने भी पूरा सारी कैलकुलेशन है सबको वेक्टर फॉर्म के अंदर ले जाएं. दूसरा ये हो सकता है कि हम एनालिटिकली अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग से सॉल्व करें और वर्टिकल मोशन को अलग से सॉल्व करें. मैं आप लोगों को दोनों मेथड सिखा रहा हूँ. whichever method you think is easier for you, you can choose it. You are free to choose it. Okay? पर वेक्टर मेथड रखने का फायदा ये होगा कि मोशन इन 2 डायमेंशन का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल बी इजी फॉर दैट. अगर एनालिटिकल मेथड करोगे, हम हॉरिजॉन्टल को अलग सॉल्व कर रहे हैं, वर्टिकल को अलग सॉल्व कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा वो जल्दी हो जाता है. ये बात सही है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ज्यादा स्टेप्स नहीं याद रखने पड़ेंगे. लेकिन वो वही बात है, किसी किसी को सूट करता है, किसी किसी को नहीं करता, कुछ उसमें उलझ जाते हैं और फंस जाते हैं. वेक्टर वाला मेथड है
इजियर है, स्टेप वाइज है, पर्टिकुलर स्टेप फॉलो होते हैं, उस स्टेप से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, एंड यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव. ओके, तो देयर आर टू मेथड्स. मैं दोनों मेथड करके दिखा रहा हूँ. दोनों मेथड से सेम क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा. व्हाटएवर यू थिंक इज इजी फॉर यू इज इजी फॉर यू. ओके, तो दोनों मेथड बता रहा हूँ, वन बाय वन देखो जरा. तो फर्स्ट मेथड इज वेक्टर मेथड. तो पहला हम जा रहे हैं वेक्टर मेथड के थ्रू. ओके, तो यहां से ये जो ऑब्जेक्ट था इसको फेंका गया 30 डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री with velocity 10 मीटर पर सेकंड. ओके, और ये इसने कुछ मैक्सिमम हाइट यहाँ पे अटेन कर ली. तो पहले हम इसका वेलोसिटी वेक्टर बना लेते हैं. तो क्या होगा वेलोसिटी वेक्टर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है इसका 10 cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है 10 sin 30. तो व्हाट इज 10 cos 30? 10 into cos 30 is √3/2. कितना आ गया 5√3. और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया 5. तो यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है u वेक्टर, ये u वेक्टर क्या है? इट इज 5√3 i कैप और प्लस का 5 j कैप. इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक बात समझ आई? तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया. अब एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है? एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g 9.8 होता है, पर हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए उसको 10 ले लेते हैं. और वो उसकी डायरेक्शन क्या है एक्सेलरेशन की? नीचे की तरफ डायरेक्शन है ना, दैट मींस माइनस का 10 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? सर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? नहीं, पॉजिटिव कैसे होगा? सर ग्रेविटी तो अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन अगर एक्सेलरेशन की ऊपर है तो पॉजिटिव ले लेंगे, नीचे तो नेगेटिव ले लेंगे. सिंपल एक्सिस के हिसाब से ले रहे हैं ना, वेक्टर फॉर्म इसे तो बना रहे हैं. सर मतलब इसमें ग्रेविटी के मतलब वो लॉज को इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, लॉज का इग्नोर कर रहे हैं. ग्रेविटी कहां पुल करती है? नीचे तो पुल करती है ग्रेविटी. सर तो पॉजिटिव होना चाहिए ना अगर नीचे जा रहा है तो? पॉजिटिव कैसे होगा? अरे नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होती है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है? अच्छा सर, एक्सिस के साथ. ठीक है सर. ठीक है, हाँ, एक्सिस के हिसाब से देख रहे हैं. अगर ऊपर की तरफ ग्रेविटी रिपेल कर रही होती, ऊपर पुश कर रही होती तो हम पॉजिटिव ले लेते, लेकिन नीचे खींच रहा है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, नेगेटिव ले लिया. ओके एवरीवन, तो ये हो गया माइनस का 10 j कैप. ये देखो ना, माइनस j कैप लगाया मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है. तो इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन में इनिशियल फाइनल क्या सेम ही रहेगा. तो इस बात में इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? इज दैट क्लियर? And if I'm considering this as my origin, अगर मैं इसको 0,0 ले रहा हूँ, तो जब ऑब्जेक्ट फाइनली पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, हमसे मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करी गई है, तो यहाँ पर इसका कुछ x डिस्टेंस भी कवर हो चुका होगा ना. तो यानी कि इसका x कंपोनेंट, x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा. तो फाइनल पोजीशन ये है. तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? x2 - x1 i कैप प्लस में y2 - y1 j कैप. ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो क्या बनेगा? x2 हमारा x है और ये 0 है, तो बेसिकली ये हमारा x i कैप प्लस y j कैप हो गया. इज दैट क्लियर एवरीवन? सर ये नहीं समझ में आया सर, s नहीं समझ में आया. हाँ सर, मैं बोलो सर ये s वेक्टर नहीं आया समझ में. x2 - x1 क्यों लिया? S वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इनिशियल पोजीशन यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन यहाँ पे मान लिया, तो फाइनल इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं? ये क्लियर है? यस सर. अब ये अगर है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो फाइनल माइनस इनिशियल x2 - x1, x फाइनल माइनस x इनिशियल i कैप, y फाइनल माइनस y इनिशियल j कैप. ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया. क्लियर? सम्यक? यस सर, समझ में आ गया. ओके, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया. अब इसके बाद तुम खेल सकते हो, जो निकालना है वो निकलेगा. देखो कैसे, क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन बताओ क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन वर्टिकल कंपोनेंट्स. ये हो गया 5√3 and 5 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट. फर्स्ट क्वेश्चन डन. सेकंड क्या बोला है? हाउ मच टाइम डज द ऑब्जेक्ट टेक टू अटेन मैक्स? हाउ मच टाइम डज द ऑब्जेक्ट टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट? यहां तक पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा? एक बात होता ना, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा
तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ऊपर में यहाँ पर Zero. इस वाले एक्स पर पहुंचने पर जो उसकी वेलोसिटी होगी, Zero. लिसन केयरफुली, फाइनल वेलोसिटी जो होगी, वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी है, तभी तो वो ऊपर नहीं जा रहा ना। और ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, ना इसमें हॉरिजॉन्टली कोई इसको पुश कर रहा है, ना हॉरिजॉन्टली कोई पुल कर रहा है, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, जबकि वर्टिकल जीरो हो जाएगा क्योंकि वो अब और ऊपर नहीं जा रहा है। तो वर्टिकल जीरो हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल अभी भी है। कितना है? 5√3 आई कैप तो है, जे कैप वाला जीरो हो गया। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? इज दैट अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? तो ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। क्या चीज? तो ये वाला समझ नहीं आया। सर मैं वापस कर रहा हूं, एक बार सुनो ध्यान से। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर यहाँ पे जा रहा था, तो इसकी वर्टिकल वाली वेलोसिटी खत्म हो गई है, क्योंकि अगर वर्टिकल वाली वेलोसिटी होती तो ये भी और ऊपर जाता ना। ऊपर नहीं जा रहा है अब इसके बाद, इसका मतलब जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल बची हुई है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल को कम करने वाला कोई भी यहाँ पर रिटार्डिंग फैक्टर था ही नहीं। बात समझ आ रही है? यस सर, समझ आ गया। ओके मानसी? यस सर। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अब हम यहाँ पे v को क्या लिख सकते हैं? 5√3 i कैप। इज दैट क्लियर? बस सिंपल फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है? v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। यहाँ से t निकाल लो। v कितना है हमारा? 5√3 i कैप। u वेक्टर क्या था? 5√3 i कैप प्लस में 5 j कैप। ओके, और प्लस में एक्सीलरेशन क्या है? माइनस का 10 j कैप इनटू टाइम। निकालो t कितना आएगा। यहां से पूरा सॉल्व करके टाइम निकालोगे, कितना आ जाएगा? इट विल बी 5/10, 1/2. 0.5 सेकेंड्स। थर्ड पार्ट क्या पूछा है? थर्ड पार्ट क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट। हाइट मैक्सिमम कितनी maximum अटेन हुई height. ना? तो मैक्सिमम हाइट मतलब क्या चीज? y तो पूछा है ना? मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या पूछा है? y पूछा है। तो जस्ट डू इट। s वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर इनटू p प्लस में हाफ a वेक्टर इनटू p स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो बस सिंपली वेक्टर पुट कर दो, कुछ नहीं करना। x i कैप प्लस y j कैप, ये तो हमारा x वेक्टर था, यहाँ पे निकाला, इज इक्वल्स टू u वेक्टर क्या था? 5√3 i कैप प्लस 5 j कैप, और प्लस में हाफ इनटू एक्सीलरेशन क्या है? माइनस का 10 j कैप इनटू t। t की वैल्यू कितनी थी? ये t तो एक यहाँ पर भी आएगा 0.5, और यहाँ पे t कितना है? 0.5 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी तुम लोग कर लेना। तो x i कैप प्लस में y j कैप तो इधर हमारा है, यहाँ पर रखते हैं। तो 0.5 इंटू दिस करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 0.5 इंटू 5 0.25, 2.5. नहीं 2.5, 2.5√3 i कैप प्लस 2.5 j कैप। इज दैट क्लियर? फिर यहाँ से इसके 2 को 2 से काट देते हैं, आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा? माइनस का कितना? 2.5. इसका स्क्वायर करेंगे, 1.25. माइनस का 5, ठीक है ना? माइनस का 5 इंटू 0.25 j कैप। तो 0.25 -1.25 j कैप. आएगा -1.25. 1.2. -1.25 -1.2. कैप। हाँ, तो ये आ गया 2.5√3 i कैप प्लस का 2.5 j कैप माइनस का 1.25 j कैप। ओके, तो ये कितना बन गया? Plus 1.25. 2.5√3 i कैप, और ये माइनस कर देंगे j कैप वाली टर्म, माइनस का 1.25 j कैप, और ये है हमारा प्लस x i कैप प्लस में y j कैप। सर प्लस 1.25 होगा ना? हाँ प्लस। Yes sir, plus. ओके ओके, ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब यहाँ से कंपेयर कर लो। तो क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? 1.25 मीटर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया? 2.5√3। 5 to 3. x भी निकल गया, y भी निकल गया, दोनों इकट्ठा।
सो दैट्स हाउ यू कैन यूज वेक्टर मेथड। ठीक है, इसमें तुम्हें जो निकालना है सब निकलता है एक ही बार में। अभी मैं दूसरा एनालिटिकल मेथड बता दूंगा जिसमें हम IJK यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हमने IJK यूज किया। एक सेकंड मेथड और बताऊंगा जिसमें हम I कैप, J कैप, K कैप ये सब यूज नहीं करेंगे। नो वेक्टर, सीधा डायरेक्टली एनालिटिकल बेस से करेंगे। जो आसान लगे वैसे कर लेना, एज यू विश। ओके सर बाकी सब हो गया, बस एक बार A वेक्टर की वैल्यू कैसे है बता दीजिए। किस चीज की वैल्यू? A वेक्टर -10J कैप। अरे ये कैसे आया, ये पीछे वाला? नहीं सर, स्टार्टिंग में एकदम -10J कैप कैसे आया? अच्छा ये A कैसे आया? वेक्टर, हाँ जी सर। A वेक्टर देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, लेकिन हमने उसको 10 मान लिया। ठीक है, फॉर आवर इजी कैलकुलेशन। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे खींच रही है ना ग्रेविटी, और नीचे खींच रही है मतलब कौन सी एक्सिस हो गई? नेगेटिव बाई एक्सिस। हम हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मान रहे हैं, वर्टिकल वाई एक्सिस हो गया, तो नेगेटिव बाई एक्सिस हो गया। ओके, और वाई एक्सिस के लिए क्या लगाते हैं हम? जे कैप। तो नेगेटिव वाई एक्सिस क्या होगा? माइनस का जे कैप। ओके, क्लियर है? यस सर। अभी स्नेहल। हाँ स्नेहल क्लियर है? यस सर। ओके, सर यहाँ पे x कर रही है। x की वैल्यू ये बता रही है कि इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, और y की वैल्यू ये बता रही है कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितनी ट्रैवल की थी। सर बट ये हॉरिजॉन्टली तो अभी और ट्रैवल करेगा ना नीचे आने के हाँ लिए। कर सकता है, बट हमको तो सिर्फ वहां तक का पूछा है जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया। उसके आगे का तो Okay, पूछा ही sir. नहीं है, वहां तक कितना कवर कर लिया है। ठीक है, ओके सर, यस सर। करो।